देखिए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो इसकी बात करता हूँ मैं इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस के अंदर इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंस है, रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिख लेते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। इन इंडक्टिव रिएक्टेंस आई लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आई वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करेगा तो मतलब आगे हो गया तो प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2। तो आई की इक्वेशन देखूंगा मैं, आई नोट इज इक्वल टू में आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन है इंडक्टिव सर्किट की। सेम इक्वेशन वोल्टेज की बनेगी। आप ऐसे नहीं सोचना जी वोल्टेज तो आपने लिखा नहीं, वोल्टेज भी लिखूंगा वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इधर, यहाँ लिखूंगा वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इधर हो जाएगा। ठीक है। मैंने फेज डिफरेंस की बात की तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया, तो पावर फैक्टर कॉस फाइव इज इक्वल टू में 0 हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगी। पावर 0 क्यों हो जाएगी, 90 केस में मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया हुआ है। तो पावर 0 क्यों हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी पावर 0। ठीक है। आपको कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। इंडक्टिव सर्किट में बता चुका हूँ। ये मैंने आपको क्यों बताया, इनको हम यूज करेंगे अभी एलसीआर सर्किट में। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन बन गए, 10 प्लस क्वेश्चन यहाँ से बन गए। देख लो क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, वोल्टेज लीड करता है कि करंट लीड करता है, तो यहाँ पर तो वोल्टेज लीड करता है, यहाँ करंट लीड करता है जब कैपेसिटेंस होता है। अब मैं एलसीआर सर्किट की बात करूँगा। एलसीआर सर्किट में क्या करते हैं, तीनों को एक साथ अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो आगे हेडिंग लिख लो एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो देखो मैंने एल को कनेक्ट कर दिया, सी को कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। करंट यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यहाँ से पास करा दिया, ये सर्किट बन गया मेरे पास। ये वोल्टेज भी अप्लाई करा दिया होगा वी नॉट। इसके फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, फेजर डायग्राम की अगर बात करूंगा मैं इसके की, तो देखिए फेजर डायग्राम कैसे लिखेंगे। अगर अपने पास वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज की एक डायरेक्शन मान लेता हूं मैं। वोल्टेज की क्या डायरेक्शन मान लेता हूं, ये डायरेक्शन मान लेता हूं रेसिस्टेंस सर्किट में। किसमें, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या होता था, करंट लैग करता था, वोल्टेज लीड करता था किसमें, कैपेसिटेंस में। किसमें, कैपेसिटेंस में वोल्टेज लीड करता था और इंडक्टेंस में वोल्टेज क्या करता था, लैग करता था। अभी देखा हमने, वहाँ पर करंट लीड करता है, वहाँ पर वोल्टेज लीड करता है। ठीक है। तो इसका अगर फेजर डायग्राम अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैपेसिटेंस में देखो, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास VC और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास VL। क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। करंट होता था, करंट लीड कर गया तो वोल्टेज तो 90 डिग्री से पीछे रह गया ना। अभी मैंने सी के बारे में पढ़ा था, करंट लीड करेगा तो वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे, तो वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे। करंट लैग कर गया तो वोल्टेज 90 डिग्री से आगे इस केस में। लेकिन जो वैल्यू आती है VL की हमेशा ज़्यादा होती है VC से। वैल्यू क्या होती है, VL की हमेशा ज़्यादा होती है VC से। वोल्टेज इन L ग्रेटर होता है इससे। ऐसी रेसिस्टेंस की वैल्यू करते तो रेसिस्टेंस भी ऐसे निकालते। तो यहाँ से जो नेट वैल्यू, ये किसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो नेट वैल्यू तो यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ तक की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ VL माइनस के VC, VL माइनस के VC। ऐसी अगर रेसिस्टेंस की बात करूँगा तो इस केस में तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस XC हो जाएगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस XL हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस, तीनों के रेसिस्टेंस ही हो गए। तो रेसिस्टेंस की बात करूँगा तो ये हो जाएगा XL माइनस के XC। तो नेट वैल्यू अगर निकालूंगा इन दोनों के बीच की तो ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसको हम बोलेंगे Z। और Z को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम हमने रख दिया इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज नथिंग, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड सर्किट ऑफ द LCR। जो मेरे पास L है, C है और R जो कंबाइंड सर्किट है, इन तीनों का कंबाइंड जो रेसिस्टेंस आएगा दैट इज
इम्पीडेंस। क्या होगा ये? इम्पीडेंस होगा। ठीक है, तो देखिए इम्पीडेंस ये हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? एक्स एल माइनस के एक्स सी। क्या आ गई? एक्स एल। ये मेरे पास क्या रहा होगा? फाई। क्या रहा होगा? फाई। दिख रहा है ना कोने पे सबको ये? तो ये एंगल है जो मेरे पास, एंगल क्या हो गया? फाई एंगल हो गया। ये एक्स एल माइनस के एक्स सी यहाँ तक आया ही हुआ। ठीक है, यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो मेरे पास जेड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है कि जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो इम्पीडेंस की बात करता हूँ, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो वोल्टेज रहेगा, इसके अंदर वाले वोल्टेज की बात करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये तो VL हो जाएगा। इसके वोल्टेज की बात करूँगा ये VC हो जाएगा। इसके वोल्टेज की बात करूँगा ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर से VR हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने? वोल्टेज की बात कर दी। यहाँ पर मैं फाई निकालना चाहता हूँ तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, तो 10 फाई। एक नया एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है अपने को। ये तो इम्पीडेंस का हो गया सेकंड। एक इक्वेशन ये भी तो बन जाएगी, 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स एल माइनस के एक्स सी ओवर में नीचे क्या था? रेसिस्टेंस आर। क्या आ गया? रेसिस्टेंस आर आ गया मेरे पास। क्या आ गया? आर। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, वोल्टेज की फॉर्म में अगर इससे एक्सप्रेशन को लिखना चाहता हूँ, ये नीचे वाला, अगर इसको मैं वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख देता हूँ? VL माइनस के VC ओवर में VR, रेसिस्टेंस का सर्किट। क्या लिख देता? रेसिस्टेंस का। अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स एल इज इक्वल टू में क्या होता है? एक्स एल इज इक्वल टू में 1/ωL और एक्स सी इज इक्वल टू में ωc। एक्स एल इज इक्वल टू में 1/ωL और एक्स सी इज इक्वल टू में एक्स एल इज इक्वल टू 1/ωL, एक्स इज इक्वल टू में 1/ωc। इसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ये तो 2π/T होता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2πμ। देखिए इनको बस वैल्यू चेंज करनी है, जो था वो हमने कर लिया, जो था वो बस वैल्यू चेंज करनी। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2π फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एल, इसको ले सकता हूँ 2πμc। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन पूछता है तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। तो एल, सी और आर, इन तीनों को क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा एक साथ में। जब एल, सी और आर को एक साथ में कनेक्ट कर दिया इसने, तो अब देख लीजिए नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू अपने को पूछी थी, नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? पीक वैल्यू की। किसकी बात करता हूँ मैं? पीक वैल्यू की। इस सर्किट के अंदर से करंट कितना पास हो रहा होगा? कितना करंट? तो करंट तो हम निकालते हैं जी पीक वैल्यू ओवर में रेसिस्टेंस। यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस की वैल्यू कहाँ से उठा के पुट करेंगे? यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दो। इस सर्किट के अंदर से कितना करंट पास हो रहा होगा? करंट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्या है? पीक वोल्टेज तो अपने पास है ही है, करंट की वैल्यू और आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर किसी भी सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, पावर 0 हो जाती है, क्या हो जाती है? पावर 0। इफ़, यहाँ पर कंडीशन लिखिए, इफ़ सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई, पावर सर्किट के अंदर 0 हो गया और cos फाई। देखिए जब रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, या फिर ये अकेला बचेगा या फिर ये अकेला। रेसिस्टेंस तो 0 कर ही दिया, ये दोनों बचेंगे, या तो ये अकेला। और दोनों के केस में क्या होता है? 90 का अंतर होता है। इसको अकेले रखो तो भी 90 का अंतर होगा, V और I के बीच में। इसको रखो तो भी 90 का अंतर होगा। ठीक है, देखा ना अभी हमने। इस केस में क्या होता है? I लीड करता है वोल्टेज को, इसमें I लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो किस केस में? I लीड करता है इस केस में I लैग करता है, इस केस में I आगे जाता है। तो इसमें जो करंट है वो +90 जाता है, इसमें करंट है वो -90 जाता है। करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से। यहाँ पर करंट क्या होता है? वोल्टेज से आगे निकल जाता है। ठीक है, 90 का अंतर तो हो ही गया, तो cos फाई तो 0 हो जाएगी। उस टाइम पर जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे वाटलेस करंट। क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय द वाटलेस करंट?
इन एनी एल सर्किट सी सर्किट। रेसिस्टेंस तो जीरो हो गया सर्किट के अंदर, जब हम सर्किट के अंदर से रेसिस्टेंस जीरो कर देंगे तो अपने पास सी सर्किट होगा या फिर एल सर्किट होगा, उसके अंदर क्या होगा, अपने पास वाटलेस करंट हो जाएगा, जो करंट फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस जीरो। तो पावर जिस सर्किट के अंदर से जीरो हो जाएगी, cos फाई जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा अपने पास वाटलेस करंट हो जाएगा। जब किसी भी सर्किट के अंदर से वाटलेस करंट फ्लो करता है, किसी भी सर्किट के अंदर से क्या करता है, वाटलेस करंट फ्लो करता है, उस केस में पावर क्या हो जाती है सर्किट की, जीरो कंज्यूम हो जाती है। क्या होती है, जीरो। कोई डाउट नहीं किसी को। मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन पूछता है वाटलेस करंट का, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिए। वाटलेस करंट क्या होता है, I/√2 साइन फाई। क्या होता है, I/√2 साइन फाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आई वाटलेस करंट की बात करेंगे तो आई पीक वैल्यू क्या होती है, √2 से डिवाइड कर दो साइन फाई। इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। लेकिन मैं इसको डिराइव क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको इसकी मैथमेटिकल वैल्यू पूछी जाती है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल अगर पूछा भी जाएगा तो पीक वैल्यू दे दी जाएगी, फिर पूछ लिया जाएगा वाटलेस करंट कितना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसके अंदर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे। तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। क्या करना है, अब देखिए लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है चौक कॉइल। चौक कॉइल होती क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो LCR सर्किट में समझ में आ गया, रेसिस्टेंस ही निकालना होता है। ये होता है L ऊपर जाता है, C नीचे आता है। L की वैल्यू C से ज़्यादा होती है, नेट वैल्यू XL माइनस के XC बचेगी। यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया, और इम्पीडेंस निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब आपको अगर ओनली LC सर्किट की बात करेगा तो R को हटा देगा, R को जीरो। ओनली RL सर्किट की बात करेगा तो C को हटा देगा, C जीरो कर दो। RC सर्किट की बात करेगा तो L को हटा दो, L जीरो कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितने कॉम्बिनेशन सर्किट के बने, हम सारे सॉल्व कर सकते हैं इस एक इक्वेशन से। कौन कौन से, ओनली R सर्किट का कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। R सर्किट का करेंगे तो XL जीरो कर दो, इसको जीरो करो। ओनली C सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, ओनली L सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, RC सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, RL सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, और LC सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। LCR सर्किट का तो एक्सप्रेशन है ये जितने भी हैं आपके देखिए। और हर सर्किट के अंदर से क्वेश्चन किसका बनता है, करंट का क्वेश्चन बनेगा, पावर का क्वेश्चन बनेगा, फेज डिफरेंस का क्वेश्चन बनेगा, पावर फैक्टर का। हर के अंदर से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28, मतलब 30+ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अकेली एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं 30+ क्वेश्चन को, ठीक है। आपको डेविएट करेगा, किसी की वैल्यू दे देगा, कभी LC सर्किट दे देगा, कुछ भी दे देगा। हाँ, इस सर्किट के अंदर से मैं क्या कर देता हूँ, अगर इस R को हटा देता हूँ, मेरे पास कौन सी LC बचता है। तो LC सर्किट बचता है, तो आपने एक नाम सुना होगा LC ऑसिलेशंस का। क्या नाम सुना होगा, LC ऑसिलेशंस का। वो LC ऑसिलेशंस जाता है रेजोनेंस कंडीशन में। किस में जाता है, रेजोनेंस कंडीशन में। तो देखिए उस केस में क्या होता है, अगर इम्पीडेंस, अगर क्या होता है, इसका रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस बराबर हो जाता है, इफ़ XL इज इक्वल टू में XC सर्किट में किसी भी कंडीशन पर होल्ड करता है, तो इसकी वैल्यू 1/ωL, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/ωc। ओमेगा को नीचे ले आता हूँ, या फिर इस ओमेगा को इधर ले आता हूँ, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1/LC बच जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1/LC का अंडर रूट। और मैंने आपको बताया था जी ओमेगा इज इक्वल टू में क्या होता है 2π/t। क्या होता है 2π/t, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं ओमेगा की जगह पर अगर मैं 2π/t पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/LC अंडर रूट का। मेरे को तो टाइम चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, टाइम चाहिए। तो टाइम को अगर मैं निकाल, ओमेगा इसके बराबर हो गया 1/LC, तो इन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम आ जाएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में 1/2πLC। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो 1/t को म्यू लिख दो, पाई नीचे आ जाएगा। इट इज़ द फ्रीक्वेंसी फॉर द LC ऑसिलेशंस, इट इज़ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस सर्किट। किसके लिए कंडीशन होती है, रेजोनेंस सर्किट के लिए। तो आपको कंडीशन पूछेगा व्हाट इज़ द रेजोनेंस सर्किट, आपको L दे देगा और LC दे देगा। इन द रेजोनेंस कंडीशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी रेजोनेंस कंडीशन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। L को यहाँ पुट करो, C को यहाँ पुट करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, चौक कॉइल। क्या, चौक कॉइल। AC सर्किट, AC करंट वाला चैप्टर इतना भी बड़ा नहीं है और जितना आप लोग इससे डरते हो, ठीक है।
काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट कई दिन से आ रही थी कि सर एसी कराइए, क्योंकि इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो देख के हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक क्या है, चॉक कॉइल। देखिए मैं 2-3 पॉइंट आपको इसके बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। डिवाइस हैविंग द हाई एन एल एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। कोई भी डिवाइस है अपने पास, कोई भी डिवाइस जिसके अंदर एल तो क्या होगा, हाई होगा, और रेसिस्टेंस काफ़ी होगा, लो होगा, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग, चॉक कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चॉक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसको यूज किया जाता है एसी सर्किट में, यूज टू फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब देखी होंगी, जिनका यूज हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है इसका, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर किया जाता है। और एसी सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट के अंदर क्या कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, करंट कंट्रोल करने के लिए। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या कंट्रोल करता है अपने पास, वोल्टेज कंट्रोल करता है। क्या करता है, वोल्टेज। और करंट कंट्रोल कौन करता है, चॉक कॉइल करता है। लेकिन चॉक कॉइल क्या होता है, एक डिवाइस जिसके अंदर हाई इंडक्टेंस होना चाहिए, लो रेसिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई इंडक्टेंस होना चाहिए और लो रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चॉक कॉइल होता है। और इसको अरेंज कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे मान लीजिए अपने पास कोई भी रहा होगा, इसके ऊपर से ऐसे लपेट देते हैं। तो ये तो इंडक्टर हो गया, तो हाई इंडक्टेंस तो ऐसे ही हो जाएगा। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये चॉक कॉइल है अपने पास, ठीक है। ये जो वायर होता है ये किसका होता है, कॉपर का होता है। किसका लपेटा हुआ होता है, ये कॉपर का वायर लपेटा होता है। लेकिन ये जो हमने लिया हुआ है ये होता है अपने पास आयरन का। किसका, आयरन का। और ये क्या है, चॉक कॉइल। कहाँ पर यूज करेंगे इसको, चॉक कॉइल। ये हो गया अपने पास, ठीक है। इसका जो लास्ट है, लीस्ट पावर लॉस। अगर हम चॉक कॉइल को कहीं भी लगाते हैं, किसी भी सर्किट में लगाते हैं, तो लीस्ट पावर लॉस होती है, मतलब पावर लॉस बहुत कम होती है। लीस्ट पावर लॉस, पावर लॉस बहुत कम होती है, पावर ज़्यादा लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो लीस्ट पावर लॉस होगी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। किसके ऊपर है, वाटलेस करंट का। तो इसका अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जी प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप लोग बता दोगे जी इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वाटलेस करंट। क्या होता है, वाटलेस करंट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जी चॉक कॉइल का प्रिंसिपल क्या होता है, चॉक कॉइल का प्रिंसिपल होता है वाटलेस करंट। क्या प्रिंसिपल हो गया इसका, वाटलेस करंट हो गया। सबसे कम पावर इसके अंदर से सप्लाई होती है, मतलब लॉस होती है, पावर लॉस बिल्कुल होती नहीं है। करंट को कंट्रोल करता है एसी सर्किट के अंदर, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर इसको लगाया जाता है। तो ऐसे डिवाइस जिनके अंदर हाई इंडक्टेंस होता है और लो रेसिस्टेंस होता है, चॉक कॉइल की तरह काम करते हैं, चॉक कॉइल कहलाते हैं। क्या है, चॉक कॉइल इसके अंदर यूज होती है। कहाँ, हाई इंडक्टेंस होना चाहिए। कंडीशन आपको अगर पूछता है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द चॉक कॉइल, तो चॉक कॉइल की कंडीशन क्या होती है, हाई इंडक्टेंस लो रेसिस्टेंस। क्या कंडीशन होगी, हाई इंडक्टेंस और लो रेसिस्टेंस इज द कंडीशन फॉर द चॉक कॉइल, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, 4-5 पॉइंट है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। कर लोगे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अगर हम LCR को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है। LCR को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं, डाउट नहीं रहेगा। LCR इन पैरेलल, LCR मैंने आपको बताया था तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था। किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था। पैरेलल में कनेक्ट करके देख लीजिए भाई, LCR इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करिए भाई LCR को। देखो L तो ये हो गया भाई अपने पास, C ये हो गया, R ये हो गया। तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर से पास करा दो कोई भी, मान लेता हूँ यहाँ है, इसके अंदर से AC करंट पास करा दिया, ठीक है।
ये मेरे पास L, ये C और ये क्या हो गया R हो गया। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, हमने पढ़ा है क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसके अंदर से करंट कितना पास हो रहा होगा, इसके अंदर से करंट कितना पास हो रहा होगा। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, करंट इज इक्वल टू में वी नॉट बाई, देखो तीनों को कनेक्ट कर दिया तो तीनों के रेसिस्टेंस की बात करेंगे पैरेलल में, वो होता है इम्पीडेंस। क्या होता है इम्पीडेंस, तो नेट क्या हो जाएगा तीनों का, वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई एल का होल स्क्वायर माइनस वी नॉट बाई सी का, वी नॉट बाई एल माइनस वी नॉट बाई सी, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। देखो वी नॉट तो कॉमन ले लो, वी नॉट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/r नॉट क्या बचेगा, 1/z, तो 1/z इज इक्वल टू में 1/r स्क्वायर प्लस 1/l XL, रेसिस्टेंस क्या है XL, C नहीं XL से रिप्रेजेंट कर रखा है तो XL से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, XC से रिप्रेजेंट कर रहा था XC से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन ये आ गया मेरे पास। लेकिन सीरीज में क्या था, सीरीज का भी लिख लेता हूँ मैं, सीरीज में आया था Z इज इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस XL माइनस के XC का होल स्क्वायर। भाई सीरीज में जब कनेक्ट किया था तो ये एक्सप्रेशन आया था, और जब मैंने पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दिया तो पैरेलल में कनेक्ट करके कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल में इनको 1/, करके लिख देना है बस, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। क्या लिख देना आपको, 1/, करके लिख देना है। क्या लिख देगा, 1/1/z 1/r स्क्वायर 1/XL माइनस ओमेगा C, ऐसे करके लिख देना है, ये आंसर आ जाएगा अपने। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट नहीं है। पीक टू पीक वैल्यू का एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का पढ़ लिया, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो जितने भी क्वेश्चन लगभग पेपर में अभी तक आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से बन सकती है, मैंने आपको सबके टाइप बता दिए। इसी के अंदर क्या कर दिया, सारे टाइप मैंने डिस्कस कर दिए कि इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप लोग मेरे को बता दोगे कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस जिस बच्चे को देखना है फिजिक्स का, एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी कर रहा है बढ़िया से, और उनको कंप्लीट सिलेबस अगर चाहिए तो कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोग KDC एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। KDC एप्लीकेशन में लिंक भेज दोगे मेरे पास, बैच कोड, और बैच कोड क्या है फिजिक्स का, PHY KDC, यहाँ से लिखेंगे शुरू से, KDC PHY 20, क्या कोड है, KDC PHY 20। मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं ज्वाइन कर लूँगा। या फिर आप KDC एप्लीकेशन के स्टोर में जाइएगा, किस में जाइएगा, स्टोर में। स्टोर में आप लोग सर्च करिएगा डिफेंस फिजिक्स बाई RK। क्या सर्च करोगे, डिफेंस फिजिक्स बाई RK, या फिर फिजिक्स बाई RK, ऐसे करके सर्च कर लेंगे। तो फिजिक्स बाई RK सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट हैं, अभी ये कंटेंट की वीडियो है, ठीक है, वीडियो जो क्वेश्चंस की होंगी वो वीडियो की आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए। क्वेश्चंस जितने भी टफ वो बना लें, आपको जितने भी डाउट करने वो डेविएट करने की कोशिश करेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको वो डाउट डेविएट नहीं कर सकता है। जितने भी डाउट होंगे आप क्लियर कर लोगे, डेविएट करने की कोशिश भी करेगा तो डेविएट आपको नहीं कर सकता है। आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को हैंडल करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। क्या डिस्कस करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स हेडिंग डाल लीजिए।